हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक गलती आप लोग सबसे बड़ी कर रहे हैं कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ नहीं रहे हैं। आज का ऐसा पेपर है जो आसान सा पेपर है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आज का पेपर 2019 का पेपर है, और 2019 से बाद के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, उसमें जो है कितने क्वेश्चन रिपीट हुए मैं आपको बताऊँगा। और यही गलती आप लोग कर रहे हैं, इसी वजह से कभी जो है दिक्कत हो जाती है बाल विकास में, कहीं हिंदी में, कहीं गणित में। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करें। जो भी आपके 10-15 दिन बचे हैं इसमें यही पढ़ें, और उम्मीद है कि आप लोग 82 नंबर पासिंग मार्क है तो 100 नंबर लेकर के आएंगे, और 90 है तो कम से कम 110 लेकर के आएंगे। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले करके रखा है उसे लगाएं, ठीक है। और एक आध जो है आप मॉक टेस्ट लगा लें पूरा पूरा, तो जो है ये होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हो जाएगा। बाकी ज़्यादा एकदम किताबें ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और देखिएगा कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा। ये आप लोग जो थोड़ा सा मज़ा नहीं आती जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का जो हमारा पेपर है वो है 7 जुलाई 2019 को सीटेट का जो पेपर हुआ है, उसमें जो पोर्शन है बाल विकास का, उस पर हम लोग बात करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक का ये पेपर है, ठीक है। और मेरा मानना है अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आपके पास होने से ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले वीडियो हम लोगों ने काफ़ी पढ़े हैं। 2024 से लेकर के 2021 तक अभी तक जितने भी पेपर बाल विकास के हुए हैं सभी की बात हो चुकी है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। और थ्योरी का सेक्शन है, MCQs का सेक्शन है, जीन पियाजे भाई उसकी कोहल बार्गिन को नहीं पढ़े, मैराथन क्लास है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पेपर हमारा है 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ है वो पेपर है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में। 30 में से आप जितने भी क्वेश्चन सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक भाई आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर करिएगा। लाइक का बटन आप लोग दबा देंगे तो आपसे पैसे नहीं पड़ेंगे ना, लेकिन मुझे जो है प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, यानी मूल्यांकन जो है वो केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मूल्यांकन जो है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके सारे विकल्प यहाँ पर गलत होंगे। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया। देखिए, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सही नहीं होगा। एक निष्क्रिय ये भी नहीं होगा, यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, ठीक है। जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो क्या होगा? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होगा तो अच्छा ही काम होगा ना। तो उत्साह भंग हो जाता है, नहीं, ये नहीं होगा। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ये भी नहीं होगा। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, यही होगा, ठीक है। यही बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। लिखा है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ये हो ही नहीं सकता भाई, सीखने का प्रयास जो है कभी नहीं बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बच्चों की गलतियाँ क्या हैं? अधिगम का एक भाग है, महत्वहीन हो ही नहीं सकता, लापरवाह हो ही नहीं सकता, बार बार कहने के अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ये भी नहीं। देखिए, बच्चों की गलतियां जो हैं ये अधिगम का एक हिस्सा है,
ठीक है, इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देते हैं। ठीक है, बाकी आपके सारे ऑप्शन गलत होंगे। लिखा है वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि और निगमनात्मक विधि। यहाँ पर क्या होगा? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि। लिखा है वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास होता है, यानी उसका खुद का प्रयास और पहल शामिल होता है, ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा। लिखा है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ये क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर होगा संज्ञान और संवेग जो है अलग नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संज्ञान और संवेग जो है अलग नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा है एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? कंठस्थीकरण, देखिए ऑप्शन को नहीं देखना है, केवल की पॉइंट देखना है। कंठस्थीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, और लिखा है बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। उम्मीद है ये हो सकता है, लेकिन हम तीसरा वाला भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, नहीं, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, ये भी नहीं होगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सेकंड वाला, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए क्या कर सकती है? बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने, यानी अनुमान लगाएं समस्या के बारे में, और बहुविकल्पों से यानी समस्या समाधान के लिए बहुत सारे रास्तों पर या विकल्पों पर ध्यान देना, तभी जो है बच्चे समस्या समाधान के बारे में सक्षम बन पाएंगे। ये प्रश्न जो है रिपीट है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो नीचे के दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी नहीं कह सकते हैं। लिखा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं, मात्रात्मक रूप से नहीं भाई। बच्चों के पास जो है कम सोच होती है, कम विचार होते हैं, और वयस्कों के पास ज़्यादा मात्रा में विचार होते हैं। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बिल्कुल। बच्चों के गुण अलग होते हैं और वयस्कों के गुण अलग होते हैं। तो बच्चों की सोच जो है वो वयस्कों से भिन्न हो सकती है, किसमें? गुणों के अनुसार। इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत। ये जेंडर क्या है? जेंडर एक जो है जैविक निर्धारक नहीं है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्योंकि जेंडर जो है यानी महिला और पुरुष को जो है सामाजिक संरचना के आधार पर जो है बांटा गया है इसको, कि महिला ये काम कर सकती है, पुरुष ये काम कर सकता है। ठीक है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिखा है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करिए। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, और ये होगा नहीं। सबसे बड़ा वाला ऑप्शन जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, यही होगा, बाकी आपके कुछ नहीं होंगे। बुद्धि, ये देखिए 2019
का जो दिसंबर का पेपर है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ये जुलाई में भी पूछा गया। तो देखिए मैंने आपको बताया था बुद्धि जो है बहुआयाम वाली होती है, तो जिसमें बहुआयाम होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। यही होगा आपका। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, नहीं होगा। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये तो अधिगम की परिभाषा है, यहाँ पे बुद्धि नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। प्राथमिक सामाजिकरण मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, परिवार होता है। सेकेंडरी आपका विद्यालय मीडिया होता है। अगला है लय वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। मैंने आपको बताया कि वाइगोस्की जो है समाज और संस्कृति से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो वाइगोस्की जहाँ पर आएंगे वहाँ पर सामाजिक चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। लिखा है पूर्व संक्रियात्मक काल के बच्चे की विशेषता है विलंबित अनुकरण, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी विचारों को पलट नहीं पाता है, यही होगा। ठीक है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या अगर यहाँ पे उत्क्रमणीयता लिखा होता तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी बदल नहीं पाता है चीज़ों को, ठीक है, उल्टा नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर होगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता पूर्व क्रियात्मक काल। अगला है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनके प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। देखिए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, नहीं होगा भाई। जहाँ पर दंड की बात आएगी वो हो ही नहीं सकता। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा, बताएं आप लोग। तो यहाँ पर होगा सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चे जो है स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सीखने के लिए। प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन होगा। खाली स्लेटों के रूप में नहीं, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सक्रिय रूप से। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। देखिए बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में जीन पियाजे ने बात नहीं की, दंड और पुरस्कार की बात नहीं की। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई सही नहीं होगा। दूसरों की नकल करके नहीं सीखते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते, दूसरों की नकल या अवलोकन करके सीखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सीखते हैं लेकिन पियाजे के अनुसार नहीं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम ये कहाँ से कहाँ तक होगा, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा है खिलौना, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों तथा रंगों को विशिष्ट लिंगों के लिए संबंधित करना क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे प्रश्न है जैसे बुद्धि बहुआयामी होती है, रट लीजिए एग्जाम में आएगा जरूर। और लिंग सामाजिक संरचना है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। और जेंडर रूढ़िवादिता एग्जाम में छपा मिलता है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। ये जेंडर रूढ़िवादिता बस थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ना है और टिक कर देना है। कभी कभी चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता ही अगर जिसमें दिया वही सही होगा। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है भैया उनको शामिल करना चाहिए। ध्यान नहीं देना हो नहीं सकता, अस्वीकार करना हो नहीं सकता, उपेक्षा करना हो नहीं सकता। हमने बताया सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको पॉजिटिव चीज़ें याद रखनी है।
यानी उन्हें शामिल करना चाहिए जो भी अनुभव बच्ची ला रही बच्चा ला रहा है। अगला, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है हिंज की दवाई, हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे वह पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? दंड, आज्ञा पालन, अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम, नियंत्रक अभिविन्यास। तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है किसके बारे में बात कर रहा है? दंड के बारे में। तो इसी वजह से दंड एवं आज्ञाकालन अभिविन्यास यहाँ पर आपका होगा। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं क्या कहलाता है? व्यक्तिगत वार्ता। मैं देखिए हर वीडियो में लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने इन पर डिटेल से बात किया है। हर मॉक टेस्ट में जो है, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें बताया है कि लेव वाइगोस्की ने क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। ठीक है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, समावेशी शिक्षा। एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? एक शिक्षक को चाहिए तुलना को अधिकतम करे, नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए। विशेष संस्कृति समुदाय को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, नहीं, यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही। यह संप्रेषित करें कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व हो। लिखा है आरटी एक्ट 2009 किसके बारे में वकालत करता है? ये करता है समावेशी शिक्षा, यानी सबको पढ़ाओ भैया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए रोकना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हस्तोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होगा? भैया कंठस्थीकरण और स्मरण, यानी रटना नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। निर्देशन, संचालन, अन्वेषण, पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। अगला प्रश्न हमारा, स्तंभ को मिलाना है। देखिए अधिगम असार्थकता क्या होता है? धारा प्रवाह में कमी, ये आपको याद होना चाहिए। तो ए का दूसरा कौन है भैया? ए का दूसरा यही है, देखिए ए का दूसरा, यानी यह आ गया डी का पहला, यानी अवधान कमी अतिसक्रियता व्यक्तिक्रम। डी का पहला यानी ये जो आपका है प्रतिभाशाली, यहाँ पर होगा शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। सृजनात्मकता क्या होता है? मूल समाधानों के बारे में क्या होगा? तीसरा, मूल समाधानों के बारे में सोचना। और ADHD यानी अवधान कमी अतिसक्रियता व्यक्तिक्रम, ये होगा आसानी से विचलित होने की आदत। अगला है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? वे श्याम पट पर जो है अध्यापकों द्वारा जो प्रश्न लिखे जाएंगे उनकी नकल करके, या विभिन्न गतिविधियों में कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेकर के, यही होगा भैया। तीसरे का 30 का यानी तीसरे का आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, आप लोग देख लीजिए। और 30 प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हुए। बहुत कम टाइम लगा और पेपर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करे हैं, और आपके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बहुत बार पूछे, रिपीटेड हैं। मैं आपको देखिए बताता हूँ। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 2024 में भी इससे पूछे गए हैं प्रश्न। जैसे मूल्यांकन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, एक क्वेश्चन ये रिपीट है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये बच्चों की गलतियाँ, ठीक है, और तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, ये आठवां, और ये जीन पियाजे के बारे में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। मतलब मैंने अभी तक जितने भी पहले 2024 से 2021 तक जो पेपर कराए हैं आपको, उसमें से कम 15 क्वेश्चन जो है आपको पहले प्रीवियस ईयर से मिलेंगे। भाई 2019 का पेपर कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन जो इसके बाद जो है आए हैं। तो वही तो बता रहा हूँ आपको
कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करिए और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।